हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पावर सिस्टम के 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे जो कि डिफरेंट एग्जाम्स जैसे कि एसएससी जेई एई आरआरबी जेई एई सीनियर सेक्शन इंजीनियर गेट ईएसी डिस्कॉम स्टेट ट्रांसको और भी बहुत सारी ऐसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट। कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट जो है वो कंसिस्ट करती है ट्रांसमिशन लाइन? तो क्या कंसिस्ट करती है? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, सीरीज एंड शंट कैपेसिटेंस। देखिए, हम लोग जब भी ट्रांसमिशन लाइन का मॉडलिंग करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास दो रहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास तीन ट्रांसमिशन लाइन रहते हैं, जनरली मैं आपको बताता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन लेंथ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन उसका जो लेंथ होता है वो 0 to 80 किलोमीटर होता है, ठीक है। अगर आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो वो होता है 80 to 200 किलोमीटर, और 200 किलोमीटर के जो अबव होता है तो उसे हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, 200 किलोमीटर के अबव, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो जनरली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग मॉडलिंग कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, उसमें कोई कैपेसिटेंस का इफेक्ट रहता नहीं है ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ से सेंडिंग इन वोल्टेज बोलते हैं और इसको हम लोग रिसीविंग इन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। ये सेंडिंग इन करंट हो गया और ये रिसीविंग इन करंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसकी मॉडलिंग करते हैं। ये हमारा आर हो गया, ये एक्स हो गया, यानी पर किलोमीटर रेजिस्टेंस वैल्यू और पर किलोमीटर हमारा रिएक्टेंस वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, दो टाइप का मॉडल होता है। एक होता है पाई, नॉमिनल पाई मॉडल, और एक होता है नॉमिनल टी मॉडल। तो टी मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक जगह लंप करते हैं, हमारा कैपेसिटिव इफेक्टिव अर्थ को हम लोग मॉडलिंग करते हैं इस तरह से बीच में, है ना। ये यहाँ पर होता है रिसीविंग इन वोल्टेज, ये होता है हमारा सेंडिंग इन वोल्टेज, ये हमारा होता है सेंडिंग इन करंट, और इधर होता है हमारा रिसीविंग इन करंट। तो ये नॉमिनल टी मेथड हो गया। नॉमिनल पाई मेथड में क्या करते हैं, हम लोग बीच बीच के किसी पॉइंट पे हम लोग कैपेसिटेंस के इफेक्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये नॉमिनल पाई मेथड हुआ। तो यहाँ पर हमारा आर हुआ, ये हमारा हुआ एक्स, ये हमारा हुआ कैपेसिटेंस का वैल्यू, ठीक है, लिमिट पैरामीटर में और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में, और इसको कहते हैं हम लोग एक्स, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर बोलते हैं इसको। फिर इसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू लेते हैं और फिर ये हम वैल्यू लेते हैं। इस तरह से ये चलता जाता है आगे। तो यहाँ पर रिसीविंग इन वोल्टेज होगा और यहाँ पर हमारा सेंडिंग इन वोल्टेज होगा। तो इसमें हमारा रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है, सीरीज एंड शंट कैपेसिटेंस भी होता है, ठीक है। तो इसमें चारों होता है, ठीक। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस एंड लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस इज। लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस और लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस के बीच में क्या होगा वैल्यू? तो देखिए, लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस का मतलब दो अंडर कंडक्टर है यहाँ पर। तो ये है हमारा पहला और ये हमारा दूसरा, तो ये लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लाइन टू लाइन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है वो होता है फॉर्मूला पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ डी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। यहाँ पर डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन है, और आर इसका अपना कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये वैल्यू होता है। अगर हम इसको लाइन टू न्यूट्रल लेते हैं तो सी लाइन टू न्यूट्रल होता है, वो क्या हो जाता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ डी बाय आर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लाइन टू लाइन और लाइन टू न्यूट्रल में कैपेसिटेंस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है। अब हमको पूछा है लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस, तो हमारा लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 टाइम्स लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अब हमारा इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो उसके हिसाब से इसका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1/a, ठीक है। तो लाइन टू न्यूट्रल 2 है, तो इसका मतलब है ये जो लाइन टू न्यूट्रल है वो 2 टाइम्स लाइन टू लाइन है। तो इसका मतलब हम सी टू लाइन बाय सी लाइन टू न्यूट्रल लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2। इसका मतलब ये ए ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर नो लोड कंडीशंस द करंट इन द ट्रांसमिशन लाइन इज ड्यू टू। नो लोड कंडीशन करंट क्यों होता है ट्रांसमिशन लाइन में, तो होता है कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन के कारण होता है। इसको हम लोग फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं। देखिए, लो लोड जनरली क्या होता है कि जो हमारा सेंडिंग इन वोल्टेज होता है और रिसीविंग इन वोल्टेज होता है, उसमें सेंडिंग इन वोल्टेज ऑलवेज ग्रेटर देन रिसीविंग इन वोल्टेज होता है, क्योंकि बीच में ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज आता है, आपको पता है। लेकिन नो लोड कंडीशंस में क्या होता है, कैपेसिटिव इफेक्ट के चलते हमारा जो रिसीविंग एंड का जो वैल्यू होता है वो सेंडिंग एंड से ज़्यादा होता है। इसको हम लोग फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं। तो वो किसके लिए होता है, कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। तो आगे आप फेरेंटिंग इफेक्ट देखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द डैश काउजेज अ रियल पावर लॉस इन द कंडक्टर ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। रियल पावर लॉस कौन कंडक्ट करता है, किसी चलते होता है, तो वो होता है सीरीज रेजिस्टेंस से चलता है। तो ये आपको मैंने बताया कि जो ट्रांसमिशन लाइन की हम लोग मॉडलिंग करते हैं, तो सेंडिंग का वोल्टेज हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर इंडक्टेंस होता है, फिर बीच में कैपेसिटेंस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है उसके चलते आई स्क्वायर आर लॉस होता है, यानी कि कॉपर लॉस होता है। तो कॉपर लॉस यहाँ पर होता है, तो सीरीज रेजिस्टेंस के चलते होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The internal inductance of a long cylindrical conductor of radius r carrying sinusoidal current I RMS value is, तो इंटरनल इंडक्टेंस बोल रहा है। ठीक है, देखिए जो कंडक्टर होता है उसमें अगर हम लोग फ्लक्स लिंकेज देखें, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज देखें लॉन्ग कंडक्टर में, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आई डिवाइडेड बाय 8 पाई। ठीक है, ये होता है इंटरनल फ्लक्स लिंकेज का। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स लिंकेज को हम लोग लिख सकते हैं एल इंटू आई भी होता है। अब इन दोनों की इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो आई और आई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एल इज इक्वल टू सिंपली म्यू डिवाइडेड बाई 8 पाई होगा। ठीक है, अब म्यू डिवाइडेड बाई 8 पाई का क्या मतलब है, तो एल इज इक्वल टू म्यू, म्यू यानी कि 8.85, या फिर सिंपली आप इसको लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 पाई, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, इसका मतलब ये आएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁷, यानी कि ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एबीसीडी पैरामीटर ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट, तो इसमें हो जाएगा ए मॉडलिंग एडी माइनस बीसी इज इक्वल टू 1। तो ये किस केस के लिए होता है दोस्तों, ये होता है दो कंडीशन हमारे पास होता है, एक होता है रेसिप्रोसिटी। तो रेसिप्रोसिटी के लिए क्या होता है, एडी माइनस बीसी इज इक्वल टू 1। ठीक है, और एक होता है हमारा सिमेट्री, सिमेट्री में क्या होता है ए इज इक्वल टू डी। अभी आप हम लोग इसका मॉडलिंग करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें एबीसीडी पैरामीटर को हम लोग लिख सकते हैं V1 I1। ठीक है, यानी कि सेंडिंग इंड का वोल्टेज और सेंडिंग इंड का करंट इज इक्वल टू ABCD इंटू ये रिसीविंग इंड का वोल्टेज V2 और ये -I2, इसका डायरेक्शन हम लोग चेंज इंटरचेंजेबली लेते हैं। ठीक है, I2 का डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मॉडलिंग हम लोग किस तरह से करते हैं, तो ये है हमारा ABCD पैरामीटर। ठीक है, तो ABCD पैरामीटर है, तो इसका मतलब है क्या कि इसमें हम लोग इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू A इंटू V2 प्लस B इंटू -I2। ठीक है, सिमिलरली हम लोग उसमें I1 करंट निकाल सकते हैं, तो I1 करंट को हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा C इंटू V2 माइनस D इंटू I2। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं रिसीविंग एंड के वोल्टेज और करंट के टर्म में सेंडिंग एंड के वोल्टेज और करंट को। ठीक है, तो इसको हम लोग ABCD पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा रेसिप्रोसिटी का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सिंगल फेज लाइन कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग सॉलिड कंडक्टर्स ईच हैविंग अ रेडियस ऑफ r मीटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ d मीटर, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बीच का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो देखिए जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है वो होता है पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ई डी बाय आर। ठीक है, अभी आपको पता है कि लॉग ई और डी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, तो लॉग में अगर हम लोग उसको 10 में चेंज करें तो नीचे में हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 10 बेस में, ये ई बेस में 10 बेस में डी बाई आर। ठीक है, ये है हमारा पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब पाई और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसको रखेंगे हम लोग यहाँ पर 8.85 इंटू 10⁻�12, पाई का वैल्यू 3.14 और इसका वैल्यू 2.303। अब इसको सबको हम लोग अगर डिवाइड करें तो वैल्यू आता है 0.0121 डिवाइडेड बाई लॉग डी बाई आर, ये माइक्रोफैराड पर किलोमीटर। क्योंकि 10⁻12 है तो उसमें माइक्रो में 10⁻6 चला जाएगा और बाकी कैलकुलेशन में ये आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर विल लीड टू, अगर ट्रांसमिशन टावर का हम लोग हाइट को इंक्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा उसमें, तो डिक्रीज इन द लाइन कैपेसिटेंस बट द लाइन इंडक्टेंस विल रिमेन अल्टर्ड। देखिए कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब टावर का अगर हम लोग हाइट बढ़ा दें तो उसको आप कंसिडर कीजिएगा कि अगर कैपेसिटेंस कंसिडर कीजिएगा इनके बीच में, तो अर्थ और इसके बीच को आप एक प्लेट कंसिडर कीजिएगा। ये कैपेसिटेंस है, जैसे आप कैपेसिटेंस में प्लेट कंसिडर करते हैं ना, वैसे इसके बीच में प्लेट के जैसा कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, इमेजिन कीजिएगा। तो ये कैपेसिटेंस है, अगर आप डी बढ़ा दें यानी इन दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस को बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस का वैल्यू घट जाएगा। तो सिमिलरली अगर हाइट बढ़ा दें तो ये डिस्टेंस अर्थ से जो उसका जो हाइट है वो बढ़ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू घट जाएगा। ठीक है, तो लाइन कैपेसिटेंस का वैल्यू घट जाएगा लेकिन लाइन इंडक्टेंस अनअल्टर्ड रहेगा क्योंकि वो हाइट, इसके हाइट पे वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस पर कंडक्टर इन अ 3 फेज लाइन इज डैश टाइम द लूप इंडक्टेंस फॉर सिंगल फेज लाइन। ठीक है, ठीक है, तो इंडक्टर और इसके बीच में बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए
अगर हम लोग पर कंडक्टर थ्री फेज लाइन को हम लोग इस तरह से कंसिडर करें, एक सिमेट्री में कंसिडर करें जहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, और इसके अपने रेडियस का वैल्यू है आर, इस रेडियस का वैल्यू है आर, ठीक है, इस रेडियस का वैल्यू है आर। इस तरह से अगर रहे तो हम लोग अगर लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस लेते हैं, इंडक्टेंस लेते हैं, यानी लूप इंडक्टेंस लेते हैं थ्री फेज लाइन के केस में, तो वो होगा 2 × 10⁻⁷, ठीक है, लॉन डी डिवाइडेड बाय आर डैश, ठीक है। और L2 जो हम लेते हैं सिंगल फेज के लिए, वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स L1 होता है। अगर हम लोग सिंगल फेज ले लेंगे, ठीक है, वो 2 टाइम्स L1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स, यानी कि इसमें वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हमें क्या पूछ रहा है, करंट थ्री फेज लाइन इज डैश टाइम द लूप इंडक्टेंस ऑफ ए सिंगल फेज लाइन, सिंगल फेज लाइन के केस में, ठीक है। तो सिंगल फेज लाइन के केस में क्या हो जाएगा, उसका 2 टाइम्स के वैल्यू के बराबर होगा। तो इसका मतलब है क्या, इसमें 1/2 हो जाएगा, यानी कि ठीक है, तो सिंगल फेज लाइन का आधा होता है, ठीक है। तो 1/2 टाइम्स, यानी कि सिंगल फेज लाइन ज़्यादा होता है, तो 2L1 यानी कि 2 यानी कि 4 × 10⁻⁷ हो जाएगा सिंगल फेज लाइन के लिए, और इसके लिए 2 × 10⁻², तो उसका जो रेशियो हो जाएगा 1/2, यानी कि सिंगल फेज लाइन के लिए ज़्यादा होता है, इंडक्टेंस का पर कंडक्टर का वैल्यू होता है सिंगल फेज लाइन के लिए, और थ्री फेज लाइन के लिए वो वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज कंप्यूटेड एज, तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो उसका रिलेशनशिप क्या होता है दोस्तों, वी आर यानी रिसीविंग इन वोल्टेज नो लोड, ठीक है, नो लोड में, माइनस वी आर फुल लोड में, ठीक है, डिवाइडेड बाय वी आर नो लोड में, यानी कि लोड अगर नहीं है तो उसके केस में वी का वैल्यू क्या होगा, और लोड है उसके केस में वैल्यू, फुल लोड है उसके केस में वी आर का वैल्यू क्या होगा, तो उसका जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय नो लोड, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। ये आएगा फ्रैक्शन में, इसको 100 से मल्टीप्लाई करने से ये आएगा परसेंटेज में, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज लेस देन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में लेस देन क्या होता है, 80 किलोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन सही है। तो मैंने आपको बताया 3 डिस्टिंग्विशन, पहला है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, उसमें वो क्या होता है 0 to 80 किलोमीटर, दूसरा है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, उसमें क्या होता है 80 to 200 किलोमीटर, और तीसरा अगर हम लेते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो वो क्या होता है 200 से ग्रेटर, ठीक है, 200 से ग्रेटर। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगा 80 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश पर वोल्टेज रेगुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर ट्रांसमिशन लाइन, तो कितना बेस्ट कंसिडर किया जाएगा, तो 2%, वोल्टेज रेगुलेशन 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन लाइन्स ऑन हाई वोल्टेज बिकॉज, उससे क्या होता है एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है लॉसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। हाई ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है करंट का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज का वैल्यू बढ़ने से करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। अब करंट का वैल्यू जब कम हो जाएगा तो हमारा जो लॉसेस है I² R वो कम हो जाएगा, यानी कि हमारी इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अच्छा, बी ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कंडक्टर कॉस्ट इज रिड्यूस्ड, तो कंडक्टर कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज स्क्वायर के। अब वोल्टेज स्क्वायर अगर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है, तो इसका मतलब कि डी ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन ऑफ ए पावर एट हाई वोल्टेज आर ट्रू और फॉल्स, तो क्या होता है, इट रिड्यूसेस वॉल्यूम द कंडक्टर रिक्वायर्ड, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इट इंक्रीजेज द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, बिल्कुल सही है। इट डिक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर स्विच गियर एंड अदर टर्मिनल ऑपरेशन, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए कॉस्ट, ट्रांसफार्मर कॉस्ट बढ़ जाएगा हाई वोल्टेज में, क्योंकि हम आउटपुट में हाई वोल्टेज चाहिए होगा, ठीक है। अगर जनरेशन से हम लोग आउटपुट ले तो हाई वोल्टेज चाहिए होगा, तो ट्रांसफार्मर कॉस्ट बढ़ जाएगा। स्विच गियर प्रोटेक्शन हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हाई वोल्टेज लाइन को हम लोग को स्विच गियर प्रोटेक्शन को और एडवांस करना पड़ेगा, तो उससे भी कॉस्ट बढ़ जाएगा, और अदर टर्मिनल ऑपरेटर्स का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो सबका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं, तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स, यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांसमिशन लाइन द वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव व्हेन एवर रिसीविंग इन वोल्टेज, तो रिसीविंग इन वोल्टेज जो होगा वो निगेटिव केस में, किसी केस में होगा, वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ग्रेटर देन सेंडिंग इन वोल्टेज, ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्यों क्यों देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन मैंने आपको बताया था, वोल्टेज रेगुलेशन एट नो लोड, तो नो लोड का मतलब क्या है, वो सेंडिंग एंड वोल्टेज तो है, तो इसका मतलब है क्या कि ये, इसको आप बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, वी सेंडिंग इन माइनस वी रिसीविंग इन डिवाइडेड बाई वी सेंडिंग इन, लेकिन हम इसलिए नहीं लिखते हैं
क्योंकि सेंडिंग इन वोल्टेज के अलावा भी अगर कोई लोड कैरी ना करे तो बेसिकली कुछ बहुत माइनर लॉसेस कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है, तो उसको हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ग्रेटर देन सेंडिंग इन वोल्टेज होने से ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The higher the voltage in the transmission line, the current which will flow through the transmission line for given power to be transmitted will be, वोल्टेज अगर हायर हो ट्रांसमिशन लाइन में तो करंट क्या होगा ट्रांसमिशन लाइन का, तो करंट लोअर हो जाएगा। क्यों क्यों लोअर हो जाएगा? क्योंकि हमारा पास पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है। कॉस फाई का वैल्यू जनरली कांस्टेंट होता है। अगर इस वी का वैल्यू बढ़े और ट्रांसमिशन पावर हमारा कांस्टेंट होता है तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो लोअर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ नॉमिनल टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन द शंट कैपेसिटेंस कैन बी, तो शंट कैपेसिटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं कंसिडर, तो लम्प्ड एट द मिडिल ऑफ द नाइट, यानी टी मिडिल ऑफ द लाइन, यानी कि टी रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है। मैंने आपको बताया था इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, ये कैपेसिटेंस है शंट कैपेसिटेंस लाइन का। ठीक है, तो ये हमारा रिसीविंग वोल्टेज है, ये हमारा सेंडिंग इन वोल्टेज है, और बीच में लम्प्ड होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टी रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस मे बी इग्नोर्ड विदाउट मच एरर इफ द लाइंस आर, तो कैपेसिटेंस को इग्नोर कर सकते हैं किसी केस में, वो हम लोग 80 किलोमीटर से कम है। हमने देखा था कि अगर वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें? तो रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, बिल्कुल सही, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज स्क्वायर के ट्रांसमिशन के। तो वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो ये तो स्टेटमेंट तो सही है। इंक्रीजेस ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, बिल्कुल सही है, क्योंकि वोल्टेज का वैल्यू बढ़ जाएगा तो उसका करंट का वैल्यू घट जाएगा, और आई स्क्वायर आर लॉसेज उसका वैल्यू घट जाएगा, एफिशिएंसी का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। डिक्रीज द परसेंटेज लाइन ड्रॉप, बिल्कुल सही है, परसेंटेज लाइन ड्रॉप जो है वो कम कर जाए कर देगा, तो ये भी सही है। डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर स्विच गियर और अदर टर्मिनल, ये बिल्कुल सही नहीं है, सबके कॉस्ट बढ़ जाएंगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ वोल्टेज इज यूज्ड इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या यूज किया जाता है? तो 20 kV टू 100 kV। ठीक है, अब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टर्स एक्सपीरियंस स्किन इफेक्ट इन, स्किन इफेक्ट किसमें एक्सपीरियंस होता है? एसी ट्रांसमिशन। देखिए स्किन इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, स्किन इफेक्ट होता है क्या कि करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस के एरिया पे ज़्यादा होता है अगर वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा रहे तो, और उसके अंदर में जो करंट डेंसिटी कम होती है, तो स्किन पे ज़्यादा करंट डेंसिटी होने के चलते यहाँ पर लॉसेस बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग स्किन इफेक्ट बोलते हैं। तो स्किन इफेक्ट जो होता है तो वो हमारे फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्किन इफेक्ट का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसकी तो इस हिसाब से, और ये हमारे लिए अनडिजायरेबल होता है, इसलिए हम लोग ग्रेडेड केबल यूज़ करते हैं तो स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो ये एसी ट्रांसमिशन में होता है, डीसी ट्रांसमिशन में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर पे से रिलेटेड कौन नहीं है? तो स्किन इफेक्ट है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है, फेरांटी इफेक्ट है, स्ट्रोबोकॉस्फिक इफेक्ट नहीं है, नेस्टोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं है, ये नहीं है, ये तीनों इफेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज रिजल्टेड बिकॉज द साइज द कंडक्टर फ्रीक्वेंसी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। तो किस पे डिपेंड करता है? तो वो होता है हमारा स्किन इफेक्ट। ठीक है, साइज ऑफ द कंडक्टर फ्रीक्वेंसी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टिंग मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए होता है क्या दोस्तों, जो हम लोग स्किन इफेक्ट है उसको मेजर करते हैं स्किन डेप्थ से। ठीक है, तो स्किन जो डेप्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी टाइम्स फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो स्किन डेप्थ जो है वो कम होता है, और जो हमारा स्किन इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, स्किन डेप्थ कम होने से स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि स्किन डेप्थ कम होने से क्या होगा कि ज़्यादा ज़्यादा जो कंडक्टर जो चार्ज है वो हमारा करंट डेंसिटी है वो हमारे सरफेस पे ही लोकेटेड होता है, तो उसके कारण क्या होता है, सरफेस पे लोकेटेड होने के कारण क्या होता है, हमारा जो स्किन इफेक्ट है उसका वैल्यू बढ़ जाता है स्किन डेप्थ कम होने से। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्किन इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, स्किन इफेक्ट किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो स्किन इफेक्ट डिपेंड नहीं करता ऑपरेटिंग वोल्टेज पे, शेप ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और डायमीटर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द स्किन इफेक्ट इज। तो देखिए सप्लाई, मैंने आपको बताया कि जो स्किन डेप्थ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्किन डेप्थ घटेगा और स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा जो करंट डेंसिटी है सिर्फ सरफेस पे रहेंगे तो उससे स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से स्किन इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, ठीक, तो जनरल स्किन इफेक्ट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी प्लस 25 के, इस हिसाब से इसका फॉर्मूला होता है।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।